हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8th का लेसन नंबर 3 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर आपने खनिज किसे कहते हैं, ऊर्जा शक्ति खनिज किसे कहते हैं, खनिजों का जो वर्गीकरण है और इसके साथ खनिजों का उपयोग किसमें किया जाता है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया है। आज हम बच्चों खनिज को निकालने की जो प्रक्रिया है या खनिजों को निष्कासन करने की जो प्रक्रिया है उनके बारे में विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि खनिज क्या है, क्योंकि खनिज से ही हम खनिज की निकालने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी है, फिर भी आपको इसकी मैं वापस बता देता हूं कि जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। ये तो अपन की क्या हो गई, लगभग खनिज की परिभाषा। फिर हम सवाल बनता है खनिजों को निष्कासन की विधियां क्या है, खनिजों को निष्कासन की विधियां। ठीक है, खनिज निष्कासन की जो विधियां है बच्चों वो हम 3 रूपों में देखेंगे। कितने रूपों में? 3 रूपों के अंदर देखेंगे। पहली जो विधि है वो है खनन। कौन सी है? खनन। दूसरा परवेदन और तीसरा आखनन। कौन सा होगा? आखनन। तो ये 3 प्रकार के हम खनिजों की निष्कासन की विधियां देखेंगे। फिर हम देखेंगे खनन विधि को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। सीधी सी परिभाषा लिखना है, जमीन के आंतरिक भाग से, यानी जमीन के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को जमीन के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। फिर आपसे पूछ ले परवेदन क्या है, तो इसकी जो परिभाषा है आपको सिंपल भाषा में लिखनी है कि जमीन के अधिक आंतरिक भाग में पाए जाने वाले खनिज को परवेदन करके बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परवेदन। क्या कहलाती है? परवेदन। क्योंकि आपने देखा कि पानी है, पेट्रोलियम है, गैस है, यह जमीन के बहुत ही आंतरिक भाग के अंदर पाए जाते हैं। इनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या हुई? परवेदन हुई। फिर आपसे पूछ ले आखनन कि तो सीधी सी परिभाषा लिखनी है, धरातल के ऊपर पाए जाने वाले
खनिज को जिस आसानी से निकाला जा सके। धरातल के ऊपर पाए जाने वाले खनिज को जिस विधि से आसानी से निकाला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? आखनन। क्या कहते हैं? आखनन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे पत्थर है जो धरातल के ऊपरी परत पर ही पाए जाते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं? तो ऊपरी परत को हटाकर हम खनिजों को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आसानी से विधि से निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? आखनन। अब आपको पूछ ले कि खनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला विवर्त खनन, दूसरा कूपकी खनन। कितने खनन हुए प्रकार? 2, विवर्त खनन और कूपकी खनन। अब पहला हम लेते हैं विवर्त खनन। विवर्त खनन क्या है या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? यदि आपसे पूछे तो आप सीधे सा उत्तर दे सकते हो, खनिज निकालने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले खनिज को उसकी ऊपरी परत को हटाकर निकालते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? विवर्त खनन। खनिज निकालने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले खनिज को उसकी ऊपरी परत को हटाकर निकालते हैं। जैसे पत्थर का निष्कासन, जो पत्थर निकलता है संगमरमर का है, बलुआ पत्थर है, वो सब का सब किस विधि से निकाला जाता है बच्चों? विवर्त खनन के रूप में। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे खनिज है, जैसे तांबा है, वो भी इसी विधि के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा है हमारी कूप की विधि। दूसरी कौन सी विधि है? कूप की विधि। अब कूप की विधि या कूप की खनन, देखो कूप की का मतलब होता है कुंपी के समान। मतलब जब कभी भूमि के आंतरिक भाग में गहरा प्रवेदन या छिद्र करके जब खनिजों को बाहर निकाला जाता है, उसको हम कूप की खनन के अंतर्गत लेते हैं। तो याद रखना, कूप की खनन की सीधी सी परिभाषा, जमीन के आंतरिक भाग में गहरा छिद्र या प्रवेदन करके खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों? कूप की खनन। तो आपको खनन के कितने भाग पढ़ लिए? 2। पहला विवर्त खनन, दूसरा कूप की खनन। और विवर्त खनिज की परिभाषा हमने देख ली है, कूप की खनन की परिभाषा हमने देख ली है। अब आप कूप की खनन के रूप में कौन कौन से खनिज का निष्कासन होता है? जैसे गैस का है, पेट्रोलियम का है, और साथ में जो कुएं से जो पानी निकाला जाता है, कुएं से या नलकूप से, कौन से? नलकूप से जो पानी निकाला जाता है, वो भी कौन सी विधि है? कूप की विधि, जिसके माध्यम से गैस, पेट्रोल और पानी निकाले जाते हैं।
इस तरह आपने देखा बच्चों, खनिजों को निष्कासन करने की विधियां हुई 3, खनन, प्रवेदन और आखनन। और फिर खनन की कितनी विधियां हुई? 2, विवत खनन और कूप की खनन। अब हम लेते हैं खनिजों का संरक्षण, कि खनिजों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, या खनिज संरक्षण के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर खनन संरक्षण के द्वारा की गई विधियों का क्या फायदा हो सकता है। इन सब के बारे में इस खनन संरक्षण विधि के अंदर हम अध्ययन करेंगे। आपको पता ही है, खनिज का संरक्षण यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनके लिए खनिज क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। इसलिए खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। तो हम टॉपिक लेते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण, तो खनिजों की संरक्षण की बात करें तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, जमीन को जमीन के अंदर या बाहर पाए जाने वाले खनिजों का विवेक पूर्ण उपयोग करके उसको बचाए रखना। जमीन के अंदर पाए जाने वाले हो या बाहर पाए जाने वाले जो खनिज है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करके उनको बचाए रखना, ये क्या कहलाता है बच्चों? खनिज संरक्षण। क्या कहलाता है? खनिज संरक्षण। अब यदि पूछ ले कि इनकी विधियां कौन सी है, खनिज संरक्षण की विधियां कौन सी है? विधियां, तो इसकी जो विधियां के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले विधि का नाम है खनिजों का पुनः चक्रण करना। खनिजों का पुनः चक्रण करना। दूसरा, अनवीकरणीय खनिजों के स्थान पर नवीकरणीय खनिजों का प्रयोग करना। तीसरा, खनिजों को निष्कासन में उच्च तकनीकी का प्रयोग करना। अगला, सीधा सा आप लिख सकते हो, मुख्य खनिज के स्थान पर अन्य प्रतिस्पर्धा वाली खनिजों का प्रयोग करना। खनिजों का प्रयोग करना। पांचवा, छाजन विधि या लेपन विधि का प्रयोग करना। ये जो कुछ विधियां हैं उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? खनिजों का बचाव कर सकते हैं। पहला है खनिजों का पुनर्चक्रण करना। क्या होता है वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास लोहा खनिज है। क्या है? लोहा। इससे आपने क्या बना दिया? दरवाजा।
क्या बना दिया? दरवाजा। आप इस दरवाजे के उपयोग साल 2 साल करते हो और उसके बाद इस दरवाजे की आपको जरूरत नहीं है, तो कबाड़ी वाला या क्या आप दे देते हो, और कबाड़ी वाला इस लोहा का जो दरवाजा उसको पिघलाकर उसका लोहे का पुनः पिंड बना देता है, और उस लोहे के पिंड से वो वापस क्या बना देता है? मान लो कि आपके उस लोहे से उन्होंने क्या बना दिया? आपको कुल्हाड़ी या और कोई वस्तु बना दी। तो आप जिस लोहे से पहले दरवाजा बना उसी लोहे से क्या बन रही है? कुल्हाड़ी। तो आपने दूसरा लोहा प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब उस लोहे का आपका क्या कर लिया? पुनर्चक्रण कर लिया। क्या कर लिया? पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल। अनवीकरण खनिजों के स्थान पर नवीकरण खनिजों का प्रयोग करना। अनवीकरण का मतलब होता है बच्चों ऐसे खनिज जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके, उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय खनिज। तो आपको पहले अनवीकरणीय खनिज की परिभाषा लिख देते हैं। अनवीकरणीय खनिज, तो इसकी जो परिभाषा है बहुत ही नॉर्मल है, जैसे ऐसे खनिज जिनका एक बार प्रयोग करने पर पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे खनिज जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सके उसे अनवीकरणीय खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये कैसे खनिज है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। फिर अगला बिंदु है आपके नवीकरणीय संसाधन या खनिज, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है। तो अनवीकरणीय के बाद जब आप नवीकरणीय खनिज की बात करें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे खनिज जिनका एक बार प्रयोग में लाने पर पुनः इनका उपयोग में ले सकते हैं, पुनः इनको उपयोग में ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, ये सब के सब जो खनिज है वो नवीकरणीय खनिज की श्रेणी में आते हैं। क्यों? इनका एक बार, जैसे सोने का आपने पहले एक कोई आभूषण बना दिया, क्या वापस आभूषण नहीं बन सकता? बन सकता है। तो वो क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। तो आप यदि अनवीकरण के स्थान पर नवीकरण संसाधन का प्रयोग करोगे तो आप उन खनिज को बचा सकते हो। जैसे आपको पता है कोयला खत्म होने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाली चीज है, गैस खत्म होने वाली चीज है, तो आपको इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खनिज है या पदार्थ है या संसाधन है जो हमारी ऊर्जा की प्राप्ति कर सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ये 3 ऊर्जा के ऐसे स्रोत है जो पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होते हैं। तो यदि हम ऊर्जा के रूप में इन स्रोतों का प्रयोग करें और इन स्रोतों का प्रयोग ना करें तो ये फ्यूचर के लिए खनिज बचकर रह सकते हैं। क्या है? बचकर रह सकते हैं, जिससे हम खनिजों का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अपनी तीसरी पॉइंट, खनिज निष्कासन में उच्च तकनीकी का प्रयोग। अब आपको मालूम है कि आप जब खनिज निकालोगे और आपके पास निकालने का तरीका अच्छा नहीं है, आधुनिक मशीनें नहीं है, तो आपको पता है उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां निकलेगी, जिसके कारण खनिज ज्यादातर क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम पेट्रोलियम तत्व का लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पेट्रोलियम तत्व, इसकी बात करते हैं।
तो आपको मालूम ही है भारत के पास पेट्रोलियम निकालने के लिए जो तकनीकी है वो उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? तकनीकी उपलब्ध नहीं है। और यदि हम निकालते हैं तो निम्न तकनीकी के माध्यम से जब निकालेंगे तो इसमें खर्चा अधिक आएगा और खनिज हमें कम प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, विदेशी कंपनी को ठेका दे देते हैं। विदेशी कंपनी को हम क्या कह देते हैं? ठेका दे देते हैं, जिससे वो भारत से क्या निकालती है? खनिज तेल को निकालती है और उसमें से कुछ रेशियो भारत को दे देता है और कुछ रेशियो स्वयं ले जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो हमारे पास वो तकनीकी नहीं है जिससे हम निकाल सके, और उनके पास उस तकनीकी होने के कारण वो अच्छी तरह से खनिजों को बाहर निकाल लेता है और उससे अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी क्या होता है? कम होता है। तो उससे भी क्या होता है? खनिजों का संरक्षण होता है। अगला, मुख्य खनिज के स्थान पर अन्य प्रतिस्पर्धा खनिजों का प्रयोग करना। जैसे अपन को पता ही है, हम विद्युत के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक सामान के रूप में हम ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं? तांबा। किसका करते हैं? तांबा। आपको पता है धरातल के ऊपर सबसे कम खनिज पाया जाता है, वो कौन सा है? तांबा है। अब बताइए, मशीनें तो ऐसी बनती रहेगी इलेक्ट्रॉनिक, तो तांबे के स्थान पर ऐसी कौन सी खनिज प्रयोग करें जिससे तांबा बच जाए और हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो भी बनता रहे? इसके लिए कौन सी प्रयोग की जाती है? एल्यूमिनियम। किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे तांबे खनिज की क्या हो रही है? संरक्षण हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही है तांबा का जो होता है वो विद्युत का तेजी से संचालक होता है और एल्यूमिनियम विद्युत का क्या होता है? संचालक होता है। और संचालक होने के कारण ही या तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। फिर है छाजन विधि या लेपन विधि का प्रयोग करके। देखो बच्चों, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो वायु के संपर्क में आने से या जल के संपर्क में आने से उनका संसारण हो जाता है। क्या हो जाता है? संसारण हो जाता है। तो उन संसारण को रोकने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? छाजन और लेपन विधि। जैसे लोहा है, इसका सबसे ज्यादा संसारण होता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? पेंट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पेंट। या फिर उसके ऊपर और कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे वायु और लोह के बीच में एक परत बना देता है, जिसके कारण उनके बीच में कोई संपर्क ना बने, जिससे खनिजों का ह्रास नहीं होगा। और जब खनिजों का ह्रास नहीं होगा तो बच्चों खनिजों का क्या होगा? वो संरक्षण होगा। क्या होगा? संरक्षण होगा। तो आपने बच्चों खनिज संरक्षण की जो 5 विधियां है वो आपने पढ़ी है, अच्छी तरह से समझिए। कौन कौन सी थी? पहली विधि का नाम था खनिजों का पुनर्चक्रण। दूसरा, अनवीकरण खनिज के स्थान पर नवीकरण खनिजों का प्रयोग। तीसरा, खनिजों को निष्कासन में उच्च तकनीकी का प्रयोग। चौथा, मुख्य खनिज के स्थान पर अन्य प्रतिस्पर्धा खनिजों का प्रयोग करना। और पांचवा, छाजन विधि या लेपन विधि का प्रयोग करना। तो आपने संसाधन संरक्षण कैसे हो सकता है, किस तरह हम कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों आपको क्या क्या पता चला कि खनिज को संरक्षण करने के तरीके कौन कौन से हैं और खनन की विधियां कौन कौन सी है, जिसमें आपने खनन, प्रवेदन और उसके बारे में पढ़ा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो खनिज होते हैं, जिसमें अपने क्या देखे थे? कोयला, पेट्रोलियम और गैस। तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व में सबसे ज्यादा कोयला कहां निकलता है? चीन में। ठीक है, कोयले के उत्पादन में चीन का बहुत बड़ा योगदान है विश्व के अंदर। और फिर भारत के अंदर जो कोयले की बात करें तो आपको पता ही है उड़ीसा के अंदर कोयले का बहुत ज्यादा निष्कासन किया जाता है। और आपको पता ही है भारत के अंदर पहली कोयले की जो खान थी वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोजी गई। रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर खोजी गई। और उसके बाद यदि अपन राजस्थान के अंदर देखते हैं तो कोयला सबसे ज्यादा कहां निकलता है? जयपुर में। कहां निकलता है? जयपुर में। और सबसे ज्यादा जो अपन के
उत्पादन के रूप में देखा जाए तो झारखंड भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और कोयले की सबसे बड़ी खान की बात करें बच्चों तो भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? झरिया। कौन सी है? झरिया की जो खान है वो भारत की सबसे बड़ी कोयले के उत्पादन में स्थान रखती है। फिर पेट्रोलियम की बात करें तो विश्व में पहला जो पेट्रोलियम का कुआं खुदा था वो अमेरिका में खुदा था। कहां खुदा था? अमेरिका के अंदर। कौन से स्थान पर? पेंसिल्वेनिया। कहां पर खुदा था? पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर अमेरिका के अंदर पहला पेट्रोलियम कुआं खुदा था। और भारत के अंदर जो पहला जो पेट्रोलियम क्षेत्र का जो खोज की गई वो कौन क्षेत्र में की गई? डिगबोई क्षेत्र में। कहां की गई थी? डिगबोई क्षेत्र के अंदर की गई थी। और भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक जो क्षेत्र है वो है मुंबई खाई। कौन सा है? मुंबई खाई के, जो भारत का लगभग कितना % पेट्रोल का उत्पादन करता है? 60% पेट्रोल का क्या करता है? उत्पादन करता है। इसके अलावा भारत के अंदर और बहुत सारे ऐसे राज्य है जैसे असम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, वहां पर पेट्रोल का क्या होता है? उत्पादन होता है। और गैस की बात करें तो गैस के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर भी होता है। गोदावरी का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी का क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पास जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है वहां पर भी देखते हैं तो गैस का बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है या सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो गुजरात राज्यों में किया जाता है। पवन ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो पवन ऊर्जा के रूप में सबसे ज्यादा जो उपयोग या सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाई जाती है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर। और जलीय ऊर्जा में आप देखते हैं जवारी ऊर्जा। और जवारी ऊर्जा के अंदर सबसे बड़ा जो राज्य है वो भारत में वो है अपन का गुजरात का क्षेत्र जो कच्छ की खाड़ी के अंदर आता है, जहां भारत के सबसे ज्यादा जवारी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर खनिज निष्कासन की विधियां, खनिज संरक्षण के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया है। अब हम अगले वीडियो के अंदर ईंधन खनिज है या शक्ति संसाधन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्गीकरण जानेंगे, जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। और फिर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन से, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।